Hello everyone, good evening. Welcome to Unacademy NEET. Welcome to our Thursday session. Thursdays को आप जानते हैं हम अपनी क्लास 12th से स्टार्ट करते हैं. 12th में हम मेजर हमारा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी से डिस्कस कर लिया है और आने वाले दिनों में हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर. बिलोंग्स टू सेम यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट को बिलोंग करता है. छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. मेथड्स टू कंट्रोल अनवांटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, मेथड्स टू कंट्रोल अनवांटेड प्रेगनेंसी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इन 3 चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं. यस, आई नो योर एक्साइटमेंट. इजी बट कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर, तो वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे यहाँ पर और हर वर्ड का मतलब समझेंगे. एंड साथ ही में वी विल ऑल्सो डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से आए हुए हैं, और आप खुद से देख के बताएंगे कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं. एनसीईआरटी में से ही उठ के आए हैं. तो इस बुक को अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी है. इसकी आप इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते. ये नहीं बोल सकते कि तो छोटी सी बुक है, इसमें बहुत कम दिया हुआ है, हमें नहीं पढ़ना है, हम किसी बड़ी मोटी बुक से पढ़ेंगे. ऐसा नहीं होता है बच्चों. इसी बुक में से आपका एग्जाम बनता है. अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे, इसको समझना सीख लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तभी बच्चे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है. एक बार ही पढ़ के छोड़ दिया, बात नहीं बनेगी. तो आई वांट कि आज आप अपनी एनसीईआरटीज मेरे साथ निकालिए और हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, दैट इज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरियस स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो माई नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट चैनल. हमारा एवरीडे मिलने का टाइम क्या है, दैट इज 5 PM. 5 PM पे बच्चों पहले 3 दिन हम क्लास 11th के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड लास्ट 3 days we discuss topics of class 12th. ठीक है. अच्छा, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू दिस लिंक, दैट इज livedaily.me/neet. यहाँ पे आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सबके नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक भी मिलेगा और पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा. या फिर बच्चों यहाँ पे जाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो क्या करना है, सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एवरी सेशन यू विल फाइंड ऑल द रिक्वायर्ड नोट्स, ऑल द रिक्वायर्ड पीडीएफ. राइट, चलिए बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज अ प्लेटफॉर्म विच इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर यू चिल्ड्रन. यस, बिल्कुल आपकी ज़रूरतों को केटर करता हुआ ये प्रोग्राम है, जिसमें सारी की सारी क्लासेस क्या होती हैं, लाइव होती हैं. आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है. क्यों? बिकॉज यूट्यूब पे बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं और सब बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं. आप मेरे से अग्री करेंगे, यहाँ पर सब बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं. आपको चाहिए, यस, इफ़ यू आर सीरियस फॉर नीट एग्जामिनेशन, देन आपको चाहिए एक वैसा ग्रुप जिसमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हो, सब बच्चे सीरियस हो, टीचर और ज़्यादा सीरियसनेस से आपको वहां पर पढ़ाएं और हर टॉपिक एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट हो. यस, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल लास्ट चैप्टर, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन बैच एंड द फ्रीडम टू चूज योर ओन बैच. ये सबसे बड़ी चीज है. इफ यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, तो जितने भी बैचेस बच्चों अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे नीट यूजी कैटेगरी में चल रहे होंगे, वो सारे बैचेस आपके लिए क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. हाँ जी, आप जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हैं, जिस क्लास में बैठना चाहे, क्लास मतलब जिस बैच में बैठकर पढ़ना चाहे उस बैच में पढ़ सकते हैं, मल्टीपल बैचेस में पढ़ना चाहे मल्टीपल में भी पढ़ सकते हैं. सो इट इज एंटायरली योर कॉल फ्रॉम whom you want to study and how you want to study. तो आपके लिए बच्चों कंप्लीट फ्रीडम है, इसमें बिल्कुल फ्रीडम है. आप जहां से पढ़ना चाहे वैसे पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे. नाउ माय रिकमेंडेशन वुड बी टू गो फॉर दीज 2 कोर्सेज. क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं. नीट की तैयारी में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है. 4 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. अब 4 सब्जेक्ट, 2 साल का सिलेबस 3 महीने या 1 महीने में तो कवर नहीं हो सकता. व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, आपको सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करने के लिए, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, देन सारे न्यूमेरिकल, सारे डाउट सॉल्व करने के लिए वक्त लगेगा. सो द बेस्ट कोर्सेज फॉर यू, दे आर गोइंग टू बी 1 year एज वेल एज 2 year कोर्स. 1 year उनके लिए जिन्होंने अगले साल ही नीट देना है, दैट मीन्स 21 एस्पिरेंट्स. और 2 year किसके लिए? 2 year उनके लिए बच्चों जिन्होंने नीट देना है 2 साल बाद, 2022. इनफैक्ट जो बच्चे 2023 या 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ दे नो देयर एम, इफ दे आर सीरियस अबाउट दैट, देन दे शुड ऑल्सो गो फॉर दिस 2 year सब्सक्रिप्शन. और आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो सबसे
कम पर मंथ कॉस्ट किसका होगा? इन्हीं दो का होगा। ये कॉस्ट और कम हो सकता है इफ यू विल यूज दिस कोड CPLY, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच। अब बच्चों को कई बार ये लगता है कि CPLY कोड यूज करने सिर्फ मैम का लेक्चर दिखेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस कोड इज वैलिड फॉर होल सब्सक्रिप्शन। आप ये कोड यूज करेंगे, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ पाएंगे। हमारे भी बैचेस चल रहे हैं, क्लास 11th का बैच है, क्लास 12th का बैच है, ड्रॉपर्स बैच है। इन एनी बैच ऑफ एनी टीचर यू कैन स्टडी एंड दिस विल बी फॉर ऑल द सब्जेक्ट। सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल टू होल सब्सक्रिप्शन जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। But before starting, one more important thing that we have now Iconic subscription as well. Iconic में क्या मिलता है आपको? Iconic में प्लस के तो सारे बेनिफिट्स रहेंगे, वही बैचेस, फ्रीडम टू चूज योर बैच, लाइव क्लास, लिमिटेड स्टूडेंट्स इन वन क्लास, टेस्ट सीरीज, लाइव पोल, सब कुछ रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये रहेगी, दैट इज अ पर्सनलाइज्ड कोच। Iconic में बच्चों आपको एक पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है जो सिर्फ आपको केटर करेगा, आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, आपके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करेगा, आपके लिए स्टडी प्लानर बनाएगा। बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आपको जितनी भूख लगती है उतनी आपके साथियों गणों को तो नहीं लगती है ना, है ना। कुछ बच्चे 2 रोटी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ को 3 चाहिए होती है और कुछ सिर्फ एक ही खाते हैं। मतलब एवरीवन हैज डिफरेंट एपेटाइट। सेम वे बच्चों, नीट की स्ट्रैटेजी में भी एक बच्चे की, एक टॉपर की स्ट्रैटेजी सब बच्चों पर एप्लीकेबल नहीं होती है। आपके लिए, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? पर्सनलाइज कोच। पर्सनलाइज कोच में जो सब्सक्रिप्शन रहेगी आपकी वो रहेगी आइकॉनिक। आइकॉनिक में भी दिस कोड इज वैलिड, दैट इज CPLY। अगर आप ये यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? अगेन 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, है ना। क्या स्ट्रैटेजीज थी अवेयरनेस फैलाने की, सेक्स एजुकेशन की, सबके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी है और थोड़ा थोड़ा आपको SST की भी याद दिलाएगा। 10th में याद है ना, करते थे जिससे भागते थे, बड़ा सिलेबस होता था SST का, तो थोड़ी थोड़ी हम SST भी आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की क्या क्या इश्यूज हैं, साथ ही में क्या डिस्कस करेंगे, द स्ट्रैटेजी कि जो इशू है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ इशू है, उसको कैसे टैकल करेंगे। तो दोनों चीजों के बारे में टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स प्लस द स्ट्रैटेजी। और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आज के सेशन के बाद भी क्विज क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली चेक करूंगी, ठीक है। चलिए सो इंडिया के बारे में जानते हैं। इट इज आवर कंट्री, है ना, हमारी मातृभूमि है, हमारी कंट्री है, सब चीज़ों में अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं इन एवरी अपार्टमेंट। बस एक एवेन्यू थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है, दैट इज आवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम क्या चल रहे हैं? वर्ल्ड में सेकंड चल रहे हैं। वैसे तो सब को शौक होता है कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं सेकंड आऊं, टॉप 3 में मेरा नाम आ जाए, लेकिन ये पॉपुलेशन ऐसी चीज है जिसमें टॉप करने का बिल्कुल किसी की इच्छा नहीं थी, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली वी आर इन टॉप 3, ठीक है। सो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं से बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इंडिया is the first country to initiate any action plan at national level to attain reproductive health। तो क्वेश्चन बना कि कौन सी वर्ल्ड में पहली कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक प्लान बनाया नेशनल लेवल पर। आंसर क्या रहेगा आपका? इंडिया, ठीक है। चलिए सो दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। और इस प्रोग्राम को कब इनिशिएट किया गया था? in 1951 and they were periodically assessed over past decades, ठीक है। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। किस साल में लॉन्च हुआ? 1951 में लॉन्च हुआ। सो अब हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी एंड इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लेना है, 2 चीजें इस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लेके बैठो। अब एनसीईआरटी पे प्लीज रेनबो नहीं बनाना किसी ने, बिल्कुल भी। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, कहीं कहीं ब्लू कलर, फिर नीचे रेड कलर से हाईलाइटिंग, फिर येलो कलर से हाईलाइटिंग। बच्चे एनसीईआरटी 2 साल पढ़नी है अभी,
अगर आपने अगले साल देना तो 6 महीने तो और पढ़ोगे, 6-7 महीने और पढ़ोगे। अगर इतना रंगदार बना दोगे पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट था, क्या कॉन्सेप्ट था और किसको जो चीजें हमें आती थी। तो प्लीज एनसीईआरटी में लिमिटेड अंडरलाइनिंग करिए। अंडरलाइनिंग आप क्या करिए, फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये फैक्ट है कि कब लॉन्च हुआ था 1951 में, याद करना पड़ेगा। जब आप 6 महीने बाद रिवाइज करेंगे तो वो चीज दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सारे कलर्स बाहर आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो अंडरलाइन और हाईलाइट दिस पोर्शन, अंडरलाइन और हाईलाइट दिस पोर्शन, जो मैं यहां पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस से आपके लिए लेबल कर रही हूं, ठीक है। So improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the name। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था उस पूरे इनिशिएटिव का नाम क्या था? The name was RCH प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है RCH की फुल फॉर्म बताओ। यस, अनदर क्वेश्चन इज टेल मी द फुल फॉर्म of RCH, that is Reproductive and Child Health Care Program, launched in 1951। सबसे पहले किस में आए थे? इंडिया में आए थे, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या था, क्या इसमें इनिशिएटिव लिया गया? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, लोगों में जागरूकता फैलाना अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रोसेसेस के साथ साथ सेफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब व्हाट इज बीइंग हेल्दी? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी हुई है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हुआ है दैट हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो बीइंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्या हो जाएगा? सेम चीज, बीइंग हेल्दी इमोशनली, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फिजिकली हेल्दी रहना, आपके इमोशंस का, रिप्रोडक्टिव इमोशंस का कंप्लीटली हेल्दी रहना, ठीक है। दीज आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। सारे इनिशिएटिव्स वैसे लिए जा रहे हैं जिससे सोसाइटी सिर्फ फिजिकली हेल्दी ना रहे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड भी सारी चीजें क्या रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। चलिए, अब जो अवेयरनेस फैलानी थी आरसीएच के अंदर, क्या करना था? आरसीएच के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी थी। क्या तरीका है? बेसिक है बच्चों। कैसे? अगर एक इंफॉर्मेशन है आप पूरे शहर को बताना चाहते हो, क्या करोगे? ऐड दे दोगे न्यूज़पेपर में। आजकल थोड़ा न्यूज़पेपर कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो आज हम ऐड कैसे दे देंगे? न्यूज़पेपर की जगह वी कैन गिव ऐड ऑन टीवी एज वेल, वी कैन पोस्ट आवर थिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल। उस टाइम पर तो सोशल मीडिया नहीं था, आज तो अवेयरनेस फैलाना थोड़ा सा आसान हो गया है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अवेयरनेस के देखे हैं कि यूट्यूब की हेल्प से, यस, आपके अदर सोशल मीडिया हैंडल्स की हेल्प से लोग अच्छी चीज़ों के लिए भी पूरी दुनिया को अवेयर कर रहे हैं। सो हाउ वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस? आरसीएच में क्या यूज किया गया था? ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब रेडियो के थ्रू, है ना, सिर्फ बोलकर फैलाना। विजुअल मतलब टीवी के थ्रू, ठीक है। एंड प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएंगे? आपके पोस्टर्स आ जाएंगे, आपके न्यूज़पेपर आ जाएंगे, ठीक है। बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। देखो, आरसीएच के अंदर सिर्फ अकेली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, आपकी एनजीओज ने भी इक्वल पार्टिसिपेशन किया एंड दे हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो पहला मेथड, पहली स्ट्रैटेजी, जब हमने अवेयरनेस फैलानी है तो पहली स्ट्रैटेजी क्या ली? लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। न्यूज़पेपर की हेल्प से, कंप्यूटर, आपके टीवी की हेल्प से, देन रेडियो की हेल्प से, राइट, बाय बोथ गवर्नमेंटल एंड एनजीओस। देन पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स also have a major role in dissemination of the above information। अब मान लीजिए आप बच्चे हैं, आपको एजुकेशन कहाँ से मिलती है? अपार्ट फ्रॉम दी सोशल मीडियाज, आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन देते हैं, वी द टीचर्स, वी आर द वन जो आपको और जागरूक बना सकते हैं। तो यहाँ पर एल्डर्स का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, इन लोगों से भी तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दे ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तीसरा क्या किया गया?
3 स्टेप्स हो चुके हैं। पहला हमने न्यूज़पेपर, ऑडियो विजुअल इन सब का हेल्प लिया, दूसरा बच्चे वाया पेरेंट्स, तीसरा स्टेप कैसे अवेयरनेस फैलाई गई, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये जो आप चैप्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये किस एजुकेशन के अंदर आता है? दिस कम्स अंडर सेक्स एजुकेशन, ठीक है। और यहां से भी आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? आपको पता चल रहा है what are the various reproductive parts in your body, आपको पता चल रहा है what are the various reproductive hormones in your body, how those hormones play with you emotionally, आपको वो किस तरीके से बच्चों कभी कभी डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन कि इस एज में एक व्यक्ति के साथ प्यूबर्टी के एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सेफ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, एवरीथिंग इज अंडर सेक्स एजुकेशन। और जिस तरीके से आज हम इसको स्कूल में लेके आए हैं, तब ये सोचा गया था कि यस, इफ दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्कूल तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी साइड बाय साइड ये नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स, ताकि आप किसी भी बच्चों र्यूमर में, मिथ के बीच में ना फंसे। आज आपको पता चल गया है कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हैं वो किस वजह से होते हैं, सब कुछ पता है। मेल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं दे आर ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं दे आर ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड यू वुड बी प्रिपेयर्ड। अब आपको पता है कि ऐसा होना ही होना है, देयर इज नथिंग टू बी इनसिक्योर अबाउट दैट, राइट? सो दैट यू डू नॉट बिलीव इन एनी मिथ्स and having misconception about sex related aspects, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का। नेक्स्ट, proper information about all the reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices. So sex education के थ्रू आपको क्या पता चला? कौन कौन से reproductive organs हैं, how they work in your body, क्या मीट्स कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, adolescence जो आपका पीरियड चल रहा है, टीनेज चल रहा है, adolescence में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड बच्चों सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। देन बच्चों इसी सेक्स एजुकेशन में, यस, इसी चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन सी है, क्या क्या बच्चों इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, हाउ अ पर्सन कैन सेव देमसेल्फ, लाइक एड्स। दिस इज अ डेडली डिजीज, बिल्कुल डेडली फेटल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसके बारे में अगर पर्सन को आज से ही पता चल जाए, यस, स्कूल एज में अगर किसी को पता चल जाए कि हाउ आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम दीज एड्स, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स दैट दे शुड अडॉप्ट, तो फिर ये बीमारी भी कम फैलेगी ना। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस in order to ensure safe and healthy lifestyle, ठीक है। So this would help people, especially those in adolescent age group, आप ही की बात हो रही है, teenage, ठीक है, to lead a reproductively healthy life। सिंपल सी बातें आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और क्या किया गया? लोगों में और एजुकेशन फैलाई गई, स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज। अब पहले के ज़माने में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं, आपने शायद अपनी फैमिली में 2-3 जनरेशन पहले जाकर देखे, दे यूज्ड टू हैव 8-9 किड्स, है ना, उस टाइम पर। वाई? बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बट जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, जनरेशन्स और एडवांस होती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, उनको पता चलने लग गया है अबाउट वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो उस टाइम पर लोगों को एजुकेट किया गया, स्पेशली दोज जो मैरिजेबल एज में थे, ठीक है, अबाउट द birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child. Yes, पहले टाइम पे ड्यू टू लैक ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से बच्चे ना मदर की केयर होती थी, प्रेग्नेंट मदर एंड आफ्टर द डिलीवरी, एंड ना ही बच्चे की अच्छी केयर हो पाती थी आफ्टर द डिलीवरी, विच लेड टू इंक्रीज इन द मोर्टालिटी रेट। डेथ रेट बढ़ता ज़्यादा था, प्रेग्नेंट वुमेन का भी और जिन्होंने अभी बर्थ दिया है उन वुमेन का भी और न्यूली बॉर्न चाइल्ड का भी, ठीक है। तो इसके बारे में RCH के अंदर इसके बारे में भी लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि किस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखना है, किस तरीके से एक नए न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आज आप जानते हैं, क्यों? क्योंकि RCH के तहत ही आपकी बुक के अंदर ही सेक्स एजुकेशन के लिए पेज, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है। नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अभी करके आए हैं हम लास्ट चैप्टर में, क्या होता है उसमें? फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम,
रिच इन IgA, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न, है ना। अब आपको पता है तो आप बीइंग अ फ्रेंड ये इंफॉर्मेशन किसी को भी और को फैला सकते हैं, अपनी फैमिली में भी, अपने एल्डर्स को भी आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ताकि फीमेल फीटिसाइड क्या हो जाए, कम हो जाए। पहले ये भी सोचा जाता था कि जो मेल चाइल्ड है शायद वो अर्निंग मेंबर होंगे, इसीलिए उनको ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई if they get to know that the upcoming child is female, what they do, they used to go for feticide। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी शुरू करी ताकि लोग फीमेल चाइल्ड का बहिष्कार ना करें, ठीक है। दिस वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ अ डिजायर्ड साइज। साइज भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर फैमिली में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो इन दैट केस इकोनॉमी वाइज दैट फैमिली वुड नॉट बी वेरी हैप्पी, है ना। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतनी ही ज़्यादा फिर अर्निंग होनी चाहिए। अगर अर्निंग नहीं होगी तो बच्चे उनकी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, एजुकेशन नहीं हो पाएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी अच्छी। सो इट्स अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल, ठीक है। और क्या किया गया इस प्रोग्राम में, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, राइट, and sex related crimes, they need to be created to enable people to think, take up necessary steps to prevent them, thereby building a socially responsible and healthy society। तो इस RCH के अंदर और भी लॉज बनाए गए, जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड एब्यूज हैं, स्ट्रिक्टनेस लाई गई और उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके गया, ठीक है। अब ये सब हमने रूल्स बना लिए कि ऐसा करेंगे, ऐसे अवेयरनेस फैलाएंगे, स्कूल में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन देंगे, जिनकी शादी होने वाली है उस एज में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब इनको सिर्फ पेपर पे बनाने से तो बात नहीं बनेगी, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स, क्या क्या चीजें चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चाहिए। अगर आप स्कूल्स में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो आपके लिए एक चैप्टर बनाना पड़ेगा। पीपल हैज टू कम टुगेदर, सारे टीचर्स को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर आप इसको सोशल मीडिया या फिर मैं बोलूं ऑडियो विजुअल की फॉर्म में स्प्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए भी यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड, एक्सपर्ट्स बंदे चाहिए, है ना, मटीरियल सपोर्ट चाहिए। दीज ऑल आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन reproduction related problems like pregnancy, delivery पे care, before delivery, post delivery care, sexually transmitted diseases, abortions, contraceptions, menstrual problem and infertility इन सबसे रिलेटेड बच्चों प्रॉपर असिस्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बेटर टेक्निक, न्यू स्ट्रैटेजीज, टाइम टू टाइम, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। अब आया बच्चों अगला इंपॉर्टेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, SST कर रहे थे। अब हमारी SST होगी कि क्या क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, STDs को कंट्रोल करेंगे, फैमिली का साइज कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत मेजर्स लिए गए, गवर्नमेंट ने भी लिए, है ना। स्लोगन्स भी ऐसे स्प्रेड किए थे, अगर आपको याद हो, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सब क्यों किया गया, ताकि लोग इस चीज की अहमियत समझ पाए दैट लेस द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर गोइंग टू हैव, ठीक है। तो अब एक टेक्निक थी जिसका क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस। नाम से क्या समझते हो बच्चों, एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियो वर्ड आपके लिए नया नहीं है, पिछले चैप्टर में मैंने कराया था। एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती थी, क्या होती थी, एमनियन। जिनके पास एमनियन होती थी वो क्या थे, एमनियोट्स होते थे। जिनके पास नहीं होती थी वो क्या होते थे, एनेमनियोट्स। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं, वी आर एमनियोट्स। एंड एमनियन बच्चे एमनियोटिक कैविटी के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, आपका फीटस ग्रो कर रहा होता है। तो फीटस इज एक्चुअली लिटरली स्विमिंग इन दैट एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, इतना आप जानते हैं। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियन ने क्या रिलीज किया, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, फीटल सेल्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों, फीटल सेल्स। अब बिफोर बर्थ हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सिरिंज, वी विल टेक आउट सम एमनियोटिक फ्लूइड। जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे तो साथ ही में क्या आ जाएंगे, फीटस के सेल्स आ जाएंगे। फीटस के सेल्स की क्या करोगे, कैरियोटाइपिंग। क्या करोगे,
कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग आप जानते हैं, इट्स अ टेक्निक बाय विच यू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड यू चेक वेदर द बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इज ओके और नॉट। तो जितने भी क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बच्चों डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारी चीजें बिफोर बर्थ आपको पता चल जाएंगी। तो इस चीज से क्या हेल्प हो जाएगी? इस चीज से ये हेल्प होगी, इफ वी गेट टू नो दैट फ्यूचर में उस फीटस को कोई फेटल एबनॉर्मैलिटी होने वाली है, देन द डॉक्टर्स कैन गिव एडवाइस टू द कपल, दे कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। ठीक है, सो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। अब ये बात ध्यान दो, वैसे तो एमनियोसेंटेसिस का यूज था कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता लगाएं, लेकिन इंडिया में इस चीज का कैसे यूज होने लग गया? अगर आपको क्रोमोसोम बैंडिंग का पैटर्न पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि XX है या XY है। XX है तो कौन सा चाइल्ड है? फीमेल चाइल्ड है। XY है तो कौन सा चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है। तो इंडियंस दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन बुरी नहीं है अगर आप उसको फीटिसाइड में ना यूज करो। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होने लग गया, फीमेल्स जैसे ही पता चला कि फीमेल का फीटस है, दे यूज टू अबॉर्ट दैट फीटस। सो जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि एमनियोसेंटेसिस का ऐसे मिसयूज हो रहा है, दे स्ट्रेट अवे बैंड दिस टेक्निक। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization are some programs that merit mention in this connection. Amniocentesis किसके लिए यूज करनी चाहिए? Just for genetic abnormalities like Down syndrome, like बच्चों सिकल सेल एनीमिया। लेकिन जब इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करके फीमेल फिटिसाइड के लिए एक जरिया बना लिया गया, तब इस पे क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस कौन सी टेक्निक्स का पता लगा सकती है, कौन से डिसऑर्डर्स का पता लगा सकती है। एमनियोसेंटेसिस में जो फ्लूइड है वो कौन सा है, कहां से बना है? फ्लूइड का क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। साथ साथ में बताइए कमेंट सेक्शन में, फ्लूइड का क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। कहां से कलेक्ट किया गया? एमनियोटिक कैविटी से कलेक्ट किया गया। क्या बताएगा? सिर्फ जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बताएगा। ठीक है, सो इन एमनियोसेंटेसिस, ये देखिए यहां पर पूरा टेक्निक है। एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज कलेक्टेड एंड टू एनालाइज द फीटल सेल, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चों डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे, फीटस के सेल्स भी होंगे। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सच एज डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21, such as hemophilia, sickle cell anemia, etc. and determine the survivability of the fetus. देखो, अगर कोई बहुत ही डेडली डिजीज है, आगे जाके अगर उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी, then doctors generally give advice to the couple that they can terminate this pregnancy, but ultimately decision किसका रहता है? कपल का ही रहता है। ठीक है, चलिए और क्या किया गया? रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। अब क्या किया गया? रिसर्च भी किया गया। आप ध्यान दीजिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अवेयरनेस फैलाई छोटे परिवार के रिगार्डिंग, अवेयरनेस फैलाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग, उनकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग। स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। एसटीडीज के बारे में बताया गया कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया गया। अब हम कैसे कर रहे हैं? नाउ वी आर पुटिंग आवर एनर्जी इनटू द रिसर्च एज वेल ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। दिस इज एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ताकि नई टेक्निक्स हम पता लगा पाएं और बेहतर तरीकों के बारे में जान पाएं। ठीक है, अब रिसर्च किया गया तो रिजल्ट भी आया। इंडिया यहाँ पर फिर से नंबर 1 है, फिर से नंबर 1 है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप a non-hormonal, non-steroidal, contraceptive oral pill, जिसका क्या नाम है? सहेली। सहेली बच्चों एक ओरल पिल का नाम है। पहली इंपॉर्टेंट चीज दैट इट इज एन ओरल पिल। ठीक है, टेबलेट है। किस चीज के लिए टेबलेट है? इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट मीन्स पिल दैट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, ओरल पिल कब लेनी है, कितनी क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्या रोज लेने वाली पिल है या कैसी है? सहेलीज बच्चों वंस अ वीक पिल। क्या है ये? वंस अ वीक पिल।
हफ्ते में एक बारी लेने वाली दवाई है। क्या होगा इससे, क्या होगा बच्चे, प्रेगनेंसी वुड बी अवॉइडेड। हाउ, बिकॉज इट ब्लॉक्स, वैसे मैं इसके बारे में बाद में दोबारा डिटेल में बात करूंगी, कल हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा भी कर लेते हैं। इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। क्या करती है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज लीस्ट साइड इफेक्ट्स। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉन हार्मोनल पिल, नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइडल पिल। ठीक है बच्चों, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। और किसने डेवलप की, रिसर्च किया इंडियंस ने। इंडिया में देयर इज अ इंस्टीट्यूट दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ बच्चों। दे हैव डेवलप्ड दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिए, बाकी जगह रेनबो नहीं बनाना, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, सो और क्या किया गया, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। यस, डिलीवरीज पे भी, बिफोर डिलीवरी केयर भी और अच्छी करी गई फीमेल की, प्रेग्नेंट फीमेल की, और डिलीवरी के लिए भी प्रॉपर केयर, प्रॉपर असिस्टेंस दी गई। एंड पोस्टनेटल केयर का मतलब होता है बर्थ के बाद वाली केयर, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मोर्टालिटी। अब डेथ रेट क्या हो जाएगा फीमेल का, कम हो जाएगा, बच्चों का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, better detection and cure of STDs and overall increase in the medical facilities। जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाओगे उतना ही डेथ रेट क्या होगा, बताइए, कम ऑन गाइस, बता दो सब बच्चे चैट सेक्शन में। जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बताइए, उतना ही ज्यादा डेथ रेट क्या होगा। मैंने पूछा मोर द मेडिकल फैसिलिटीज डेथ रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज उतना ही कम क्या होगा, डेथ रेट। और डेथ रेट को ही क्या बोला है हमने, मोर्टालिटी रेट। ठीक है, विच विल इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चलिए, सो इन लास्ट सेंचुरी, अब बात करते हैं थोड़ी और हमारी एसएसटी के बारे में कि इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सो इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी। इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि कुछ पिछले टाइम में हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गए हैं। धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडियंस का भी क्या होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। हाउएवर increased health facilities had an explosive impact on population। हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज तो एडवांस कर ली, डेथ रेट भी क्या कर लिया, कम कर लिया, बर्थ रेट भी क्या कर लिया, हाई कर लिया, लेकिन एक गलती साथ साथ हो रही है, that now the population has एक्सप्लोसिवली इंक्रीज्ड। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन। आप ये कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। अब ये फैक्ट्स भी बच्चों, ये फैक्ट्स भी करने बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, कितनी थी, 2 बिलियन, दैट इज 200 मिलियंस इन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन। अब वो 2000 में, मतलब 2000 में कितनी हो गई है, 6 बिलियन। 2 बिलियन से डायरेक्टली कितना बढ़ गया है, 6 बिलियन। एंड 2011 में 7.2 बिलियन। और ऐसा ही कुछ ट्रेंड इंडिया में भी देखा गया है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब ये दिए हुए एनसीईआरटी ने कुछ फैक्ट्स की, 2000 में कितनी थी, 1900 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, इनको आप कलर करो क्योंकि ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। येस, यू हैव टू लर्न देम एज इट इज। ठीक है, सो आवर पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 350 मिलियन एट आवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब कब की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस मतलब कब की बात हो रही है, ये तो सबको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब कब की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है। 350 मिलियन से 2000 में कितनी पहुंच गई है, 2 बिलियन and crossed 1.2 बिलियन in May 2011। अब तक का जो हमारा डेटा है वो क्या कहता है कि 2011 में कितनी थी, 1.2 बिलियंस थी, 1.2 बिलियन। आप देखिए इंडिया की इन द ईयर 2011 कितनी थी, 1.2 बिलियन।
ठीक है। 2011 में कितनी थी? 1.2 बिलियन। 2000 में कितनी थी इंडिया की? 2000 में कितनी थी? दैट वाज अराउंड बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन। और वर्ल्ड की कितनी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000 ये दिया हुआ 6 बिलियन। कितनी थी? 6 बिलियन। तो जब इंडिया की थी 1 बिलियन तब वर्ल्ड की कितनी थी? 6 बिलियन। क्या मतलब है इसका? इस लाइन का क्या मतलब है? दैट every sixth person in world, कौन है बच्चों वो? इंडियन। every sixth person in world is Indian। आप इमेजिन करिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और हमारे पास रहने की जगह क्या है? उतनी ही कम है। ठीक है। रैपिड डिक्लाइन। और ऐसा एक्सप्लोजन आया क्यों आया? क्योंकि डेथ रेट क्या हो गया? अचानक से कम हो गया। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। मेटरनल मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट भी किसको बोलते हैं? डेथ रेट को ही बोलते हैं। मेटरनल मतलब मदर का, MMR। मेटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हुआ। बच्चों का मोर्टालिटी रेट आफ्टर बर्थ, जो न्यू बॉर्न है, अच्छी फैसिलिटीज आई तो उसका भी डेथ रेट क्या हो गया? कम हो गया। एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। These are the reasons for it कि क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज हुई बच्चों? क्योंकि डेथ रेट क्या हो रहा है? डेथ रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। एंड पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज दे आर इंक्रीजिंग। कौन सी होती है रिप्रोडक्टिव एज? यही आफ्टर प्यूबर्टी इज द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है। 20 से आप ले सकते हैं टिल 45-50 इट्स द रिप्रोडक्टिव एज। वहां पर जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा यंग पीपल होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। सो थ्रू आवर RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। कोशिश तो की हमने कि छोटा परिवार होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, स्कूल में हमने सबके सारे बच्चों को समझाया, पेरेंट्स के लिए बच्चों वर्कशॉप्स बनाई गई, उनको अटेंड करवाया गया, बट ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा ही फायदा हो पाया पॉपुलेशन कंट्रोल में। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, population growth was less than 2%, that is 20 by 1000 per year, a rate at which population could increase rapidly। देखो हर 10 साल के बाद ना क्या किया जाता है? जनसंख्या को काउंट किया जाता है कि कितने लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसस। जैसे लास्ट सेंसस वाज इन 2011, अब अगला सेंसस कब होगा? अगले साल 2021। तो हमें पता चल जाएगा कि 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2021 में इतनी है, तो 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ। सो दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट बच्चे ग्रोथ रेट, कि कितना ग्रोथ हुआ। क्या पॉजिटिव में ग्रोथ हुई मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, या फिर नेगेटिव में ग्रोथ हुई पॉपुलेशन कम हुई? हो सकता है सेम भी हो सकता है सेम भी हो। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर क्या है? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। ये जो निकाली है इन्होंने वो क्या है? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। कैसे निकालेंगे? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये P2 P1 क्या है? दिस इज अ पॉपुलेशन साइज। P2 इज अ पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग करंट सेंसस। मान लो हम 2021 में हैं, अभी मुझे देखना है कि कितना ग्रोथ रेट हुआ, तो 2021 में मैंने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लिया। क्या भर देंगे उसको P2 में? P1 इज पॉपुलेशन इन द प्रीवियस सेंसस, मतलब जो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। कितने साल का गैप था दोनों में? 10 साल का। सो N इज बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेंसस। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि क्या उस कंट्री की पॉपुलेशन पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, या फिर बच्चों जीरो रह रहा है ग्रोथ रेट। और हमारे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? लेस देन 2%, मतलब पॉजिटिव में। पॉजिटिव में मतलब हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। कोशिश क्या होना चाहिए? कि ग्रोथ रेट कम हो, ताकि पॉपुलेशन भी क्या हो? कम हो। ठीक है। सो वेयर P2 इज, मैं लिख देती हूँ आपको, फॉर्मूले इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। P2 क्या है? Population in current census, population in current census,
करंट सेंसस, ठीक है। P1 इज पॉपुलेशन इन प्रीवियस सेंसस, प्रीवियस सेंसस, ठीक है। एंड N इज, N क्या है बच्चों, N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इन बिटवीन टू सेंसस। और इंडिया के केस में वो कितना है, 10 साल। हर 10 साल के बाद हम क्या करते हैं, अपने इंडिया की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये चीज पॉजिटिव में आई दैट मींस पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है। अगर ये चीज बच्चों नेगेटिव में आई मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। एक तो इसकी हेल्प से बच्चों हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, और एक होता है आपका डबलिंग टाइम, कि कितने साल लग रहे हैं पॉपुलेशन को डबल होने में, कितने साल लग रहे हैं पॉपुलेशन को डबल होने में। मैं यहीं पर लिख देती हूं आपके लिए, दैट इज डबलिंग टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स टेकन टू डबल दी पॉपुलेशन। और ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बताओ। डबलिंग टाइम किसी भी बच्चों पॉपुलेशन का ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक, आप ठीक साइड पे जा रहे हो। दैट डबलिंग टाइम शुड बी मोर, ताकि ज्यादा टाइम लगे उन्हें डबल होने में। अगर डबलिंग टाइम कम हुआ तो बहुत जल्दी पॉपुलेशन क्या हो जा रही है, डबल होती जा रही है, मतलब बहुत जल्दी फास्ट रेट से क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। सो डबलिंग टाइम एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। डबलिंग टाइम वैसे क्या होता है, इट इज 70 अपॉन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, राइट। आप लर्न कर सकते हो फॉर्मूला। हमारी कोशिश क्या है, देखो अभी हमारा ग्रोथ रेट कितना है, लेस देन 2%। मान लो 2% ही लेके चल लेते हैं, 2% ही लेते हैं, तो हमारा ग्रोथ रेट कितना हुआ, 70/2, दैट इज अराउंड 35 to 33 ईयर्स। इतना हुआ, इतना टाइम लग रहा है पॉपुलेशन को डबल होने में, 35 साल लग जा रहे हैं डबल होने में। कोशिश क्या है हमारी कि ग्रोथ रेट हम कितना कर दें, 1% ले आए। ग्रोथ रेट अगर मैं कम कर दूं तो अगर ग्रोथ रेट 1 आ गया, 2 से 1 आ गया तो 70 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स डबलिंग टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 70 ईयर्स लगेंगे डबल करने में, विच इज अ गुड थिंग। सो हमारी अब कोशिश क्या है कि इंडिया का ग्रोथ रेट हम किसी तरीके से 2% से लेकर कितना ले आए, 1% पे ले आए, ताकि डबलिंग टाइम कितना हो जाए, 70 ईयर्स हो जाए, ठीक है। सो सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाते गए तो बच्चे जगह भी खत्म हो रही है हमारे पास, और जगह खत्म है तो क्रॉप्स कहाँ ग्रो करेंगे, तो फूड की कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा, घर कहाँ बनाएंगे तो घर भी नहीं हो पाएगा, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए भी तो पेड़ लगाने पड़ते हैं, है ना, तो वो भी क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीजों के लिए भी मारामारी हो सकती है अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी वजह से बच्चों बहुत सीरियस मेजर्स लेके आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय बच्चों फॉर यूजिंग इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देखो अब सिंस इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, देख लिया था गवर्नमेंट ने, और आप अभी भी देख रहे हैं ग्रोथ रेट हमारा हाई ही जाने वाला है, जैसे हमारे उम्मीद चल रही है इंडिया से। इसी वजह से क्या किया गया, पीपल वर मोटिवेटेड टू यूज वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ताकि उनकी फैमिली का साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है। ऐसे एड्स भी दिए गए, जैसे स्लोगन यूज किया गया, हम दो हमारे दो, है ना, We 2 our 2। और आजकल तो मेट्रो सिटीज में लोगों ने अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया है, जिसका रीजन शायद पॉपुलेशन नहीं है। रीजन क्या है उनका, कि महंगाई बहुत है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर ले रहे हैं। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। गवर्नमेंट ने बच्चों छोटी फैमिलीज वालों को इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए, उनको गवर्नमेंट जॉब में एडवांटेज देनी शुरू कर दी। इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, इवन हैव अडॉप्टेड, यही मैं आपको बता रही थी कि आजकल लोगों ने तो क्या पॉलिसी अपनाई हुई है, 1 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला पॉइंट, कि मैरिजेबल एज लड़का और लड़की की ये भी बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है, फीमेल्स की बच्चे बढ़ा के कर दी गई 18 ईयर्स, और मेल्स की कितनी कर दी गई है, 21 ईयर्स। इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या एज है और बढ़ाने से क्या फायदा होगा। जितनी ज्यादा एज बढ़ाएंगे उतना लेट शादी होगा, जितनी लेट शादी होगी उतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, बिकॉज इससे पहले तो
कुछ रूरल एरियाज में इंडिया के बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, विच लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, प्लस बच्चों एक हार्मफुल इम्पैक्ट जाता था मेल और फीमेल दोनों की हेल्थ पर, ठीक है। एंड इंसेंटिव्स वर गिवन टू द कपल्स, यस, किसको इंसेंटिव दिया गया? द वन विद स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है, आर द टू इंपॉर्टेंट मेजर्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स थे। अब मैं आपको बताती हूँ कितने तरीके की पॉपुलेशन होती है। इंडिया की तो हमने बात कर ली, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? ये देखिए, ध्यान दीजिए। So there are 3 types of population. We will study their age sex pyramid with the help of 3 different categories. 3 different category बनाऊंगी। एक हम बनाएंगे वो एज ग्रुप दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बिफोर रिप्रोडक्शन वाला एज ग्रुप, ठीक है। सेकेंड एज ग्रुप इज प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और उसके बाद आ जाएंगे आपके ओल्ड पीपल दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो 3 तरीके की पॉपुलेशन देखी गई है। पहली टाइप की पॉपुलेशन वो है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग सबसे ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जिन्होंने आगे जाकर क्या करनी है? रिप्रोडक्शन शो करना है थोड़े सालों के बाद, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं P1, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। उससे कम कौन से हैं? उससे कम कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दैट इज P2। और सबसे कम कौन से हैं? सबसे कम कौन से हैं? P3। ये फर्स्ट टाइप की पॉपुलेशन है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग क्या हैं? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज दैट वन जिसमें P1 इज इक्वल टू P2। जितने प्री हैं उतने ही क्या है? करंटली रिप्रोडक्टिव पीपल। P1 इज इक्वल टू P2 और उससे कम क्या है? P3, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो देखी गई है। एग्जाम्पल्स भी करेंगे आपकी। एंड थर्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज दैट वन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी कम है और सबसे ज्यादा क्या है? रिप्रोडक्टिव, और ओल्ड एज पीपल भी क्या है? ओल्ड एज पीपल भी क्या है? कम है, ठीक है। फर्स्ट वाली पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाली पे। इन दिस केस प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल, पॉपुलेशन ऑफ दिस एज ग्रुप इज मैक्सिमम। दैट मीन्स आने वाले समय में जब यही लोग रिप्रोडक्टिव में जाएंगे, इस एरिया की पॉपुलेशन क्या करेगी? बूम पकड़ लेगी। दैट मीन्स दिस इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, बोल सकते हैं एक्सपैंड कर रही है। आने वाले टाइम में इसकी पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए, जितने प्री हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव वाले हैं। मतलब आज जो कंडीशन है, आज से 10 साल बाद जब P1 वाले P2 वाली स्थिति पे आ जाएंगे तब भी सेम कंडीशन होंगी। दैट मीन्स नो चेंज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। किसकी एग्जाम्पल है? स्टेबल पॉपुलेशन। तीसरा देखिए, तीसरे में बिल्कुल ही उल्टा है कि आज जितने लोग रिप्रोडक्शन शो कर पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद उससे कम लोग होंगे क्योंकि प्री वाले क्या हैं? लोग कम हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब हमारी इंडिया किस में आती है? इंडिया किस में आती है? जिसमें यंग लोग, आप जैसे यंग लोगों का नंबर क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो आने वाले समय में बच्चों, you guys are the future, so when you will reproduce, the number is going to increase massively. So here the example is going to be India, developing nations like India, ठीक है। stable population का example रहेगा आपके developed nation like US, developed nations। एंड डिक्लाइनिंग भी हो रहा है बच्चे। देयर आर सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन जिसमें पॉपुलेशन क्या कर रही है? डिक्लाइन कर रही है। तो आपको ऐसा पिरामिड, आपको ऐसा चार्ट टाइप बना हुआ आ सकता है। आपको पहचानना है कि किस टाइप का पिरामिड है। अगर मैं फर्स्ट देखूं तो क्या है? एक तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। सो दिस इज ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड। ये क्या है? एक तरीके से बेल, स्कूल में बजती है ना घंटी, है ना। सो दिस इज बेल शेप्ड, दिस इज बेल शेप्ड। और इसका कैसा शेप है? इसका कैसा शेप है बच्चों? इस तरीके का, इस तरीके का, है ना। ऊपर से भी छोटा, नीचे से भी छोटा और बीच में से फैला हुआ। दैट इज ऑन शेप्ड, घड़े की तरह,
अनशेप्ड पिरामिड। अन मतलब उल्टा घड़ा, घड़े को उल्टा रख दो तो इस तरीके की शेप बनेगी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया था कि सबसे कन्विंसिंग फैक्टर कौन सा है कि पॉपुलेशन अचानक से बूम कर गई, कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, या फिर यंग लोग ज्यादा हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्विंसिंग फैक्टर कौन सा है पॉपुलेशन के बढ़ने पे? दैट इज कि यंग लोगों का नंबर क्या है, ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव एज में लोग क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आप ऐड कर लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एक और कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं, दैट हाउ अ पॉपुलेशन रीचेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बच्चे वो स्टेज है जहां पर ग्रोथ रेट क्या है, 0, कोई ग्रोथ हुई नहीं। मतलब जितने लोगों का जन्म हुआ उतने ही लोगों की क्या हुई, डेथ हुई। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 0। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 0। और हर कंट्री क्या चाहती है कि मैं अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से होते हुए अपना बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या कर दूं, 0 कर दूं। डेवलप्ड नेशन तो वहां पहुंच भी चुके हैं क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं है, जितना बर्थ है उतना ही डेथ रेट है, तो 0 ग्रोथ। ठीक है, सो दे हैव क्रॉस्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया बच्चे अभी बीच में है। धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी अवेयरनेस फैल रही है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, उस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भी जल्द ही बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या हो जाएगा, 0, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्रॉस कर लेंगे। राइट, नोट कर लिया सबने? चलिए आगे चलते हैं। अब किसका टाइम था? क्विज का टाइम है। आपके होमवर्क क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके लिए, होमवर्क रहेंगे, इजी क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन नीट 2018, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब कैसा ग्राफ है, ट्राइंगल, बेल या अर्न? बताइए, कम ऑन। ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब कैसा ग्राफ है, ट्राइंगल, बेल या फिर उल्टा घड़ा? कैसा है, ग्रो करा दो ना। यंग लोग सबसे ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। ठीक है, तो नीचे वाली सीढ़ी सबसे बड़ी है, तो बताइए क्या होगा? Pre-reproductive individuals are more than reproductive individuals, right? Reproductive individuals are less than post-reproductive individual. देखो ग्राफ तो क्या था ग्रोइंग का, ये प्री P1, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट। ठीक है, P1, P2, P3। ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आया है, अभी तीनों ग्राफ कर लिए हमने। सो बोल रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ट्री, तभी बच्चों आने वाले समय में वो ग्रो करेगी पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव, एब्सोल्युटली फॉल्स, उल्टा बोल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव आर इक्वल, ये भी फॉल्स, क्योंकि ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है बच्चों स्टेबल पॉपुलेशन में। और ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, यस, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। चलिए अगला देखते हैं, इजी है ना, एसएसटी है थोड़ी सी बट आसान है। चलिए, अ पॉपुलेशन इज सेट टू अचीव, अभी बताया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहां लिख लो बच्चों, लिख लीजिए, व्हाट इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बच्चों, it's a period by which a population tries to achieve ZPG, that is zero population growth। जिन स्टेजेस से एक पॉपुलेशन को, एक कंट्री को गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव ZPG, वो सारी स्टेजेस किसके अंदर आती हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर। सो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, ZPG वो कितना करना चाहती हैं, अपना 0। और ये 0 कैसे होगा, व्हेन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन ने क्या अचीव कर लिया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये चीज तभी हो सकती है अगर बर्थ रेट क्या हो किसी पॉपुलेशन का,
बहुत ही कम हो और डेथ रेट भी क्या हो, कम हो, है ना, तभी आप 0 ला सकते हो। और बर्थ रेट कम कैसे होगा, जब अवेयरनेस फैलाओगे कि बच्चों का नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फैमिली में। डेथ रेट कम कैसे होगा, अगर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, सैनिटेशन प्रॉपर होगी, हाइजीन प्रॉपर होगी, ठीक है। सो पॉपुलेशन इज सेट टू अचीव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब ZPG इज इक्वल टू 0 कब, बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट, बिल्कुल ठीक, तभी पॉसिबल है 0 आना। इमिग्रेशन इज इक्वल टू इमिग्रेशन, अब ये इमिग्रेशन क्या है, जब बच्चों एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में कोई बाहर से एंट्री लेता है, प्लस होता है ना, कुछ ऐड होता है। एमिग्रेशन उससे उल्टा, एमिग्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से जब कोई बाहर उस पॉपुलेशन को छोड़ के जाता है, तो जितने लोग अंदर आए अगर उतने ही बाहर चले गए तो अगेन ZPG क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट तो हुआ ही नहीं, दैट इज 0, ठीक है। डबलिंग टाइम का कोई लेना देना नहीं है, बोथ A and B, यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बोथ A and B, तभी हम बोलेंगे ZPG क्या है, 0। 0 पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव करनी है, कैसे अचीव कर पाएंगे, व्हेन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ पीपल who have entered into the population that should be equal to number of people who have left। चलिए अगला आपका होमवर्क है, पक्का अगला मैं नहीं बताऊंगी, अगला आपका होमवर्क है, बताओ। दिस इज होमवर्क, दिस इज होमवर्क, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे आंसर देना 1 लगा के, 1A 1B 1C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर फॉर इंडिकेटिंग रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ध्यान देना है इस पॉइंट पे। मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर कौन सा है, लो मोर्टेलिटी रेट, हाई नेटैलिटी रेट और बर्थ रेट, लो रिप्लेसमेंट लेवल और हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन, बताइए बताइए सबसे कन्विंसिंग फैक्टर जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ कपल शुड प्रोड्यूस सो दैट जब उनकी डेथ हो तो पॉपुलेशन क्या रहे, स्टेबल रहे। बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो उनको अपने आप को रिप्लेस करने के लिए कितने बच्चे करने चाहिए, 2 करने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रिप्लेसमेंट लेवल इज लिटिल बिट मोर देन 2, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन दैट एवरी चाइल्ड रीचेस टू रिप्रोडक्टिव एज, जरूरी नहीं है ऐसा, तो एक पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट लेवल 2 से हल्का सा ज्यादा ही होता है। चलिए सोच लिया इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, यहाँ नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आई विल चेक, पर्सनली मैं चेक करती हूँ मैसेजेस। अगला होमवर्क का क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द होमवर्क, इन इंडिया पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1.2 बिलियन मार्क इन 2011, अगला हमारा रिजल्ट आ जाएगा अगले साल में, है ना, 2021 के सेंसस में। द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस आर डिक्लाइन इन, हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गई थी 2011 में, किस वजह से, क्या कम हुआ है, MMR, IMR, नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्शन एज और डेथ रेट। बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखना है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ी तो किस वजह से बढ़ी, क्या चीज़ कम हुई है, क्या बर्थ रेट कम हुआ है, या फिर डेथ रेट कम हुआ है, या फिर यंग लोगों की पॉपुलेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। कम ऑन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 का आप मुझे आंसर देंगे 2A B C D। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे सबके चाहिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। मैं अपना एक सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ स्पेशल में, यस इसी मंथ ही हम एक सीरीज करेंगे, 6 डेज का सीरीज, 6 आवर्स का सीरीज ऑफ कंप्लीट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई विल सून लॉन्च दैट। तो आप क्या करिए, आप फॉलो कर लीजिए इन सारे टीचर्स को। माय नेम इज बच्चों सीट पाहुजा, इफ यू विल फॉलो मी ओवर देयर, वहाँ नोटिफाई मी पे क्लिक करना। नोटिफाई मी पे जाओगे तो आपको मेरे हर सेशन का नोटिफिकेशन क्या रहेगा, आता रहेगा, और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। और यही सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर आप प्लस के बारे में जान सकते हैं कि प्लस में बच्चों की कैसे पढ़ाई होती है। यू आर गोइंग टू लव द इंटरफेस, यू आर गोइंग टू लव द इंटरेक्शन दैट वी हैव ड्यूरिंग दीज क्लासेस। यूट्यूब पे आप हमारा टाइम जानते हैं, क्या टाइम है हमारा, डेली 5 PM आने का टाइम है।
एंड बच्चों दिस चैनल अनअकैडमी नीट, नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज द चैनल जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। बॉटनी के लिए बच्चों भी है प्रतिका मैम, देन केमिस्ट्री बच्चों अनूप सर, दीपक सर, आपकी फिजिक्स महेंद्र सर, अनु गुप्ता सर, एवरीवन इज ओवर हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो आप बच्चों अपना टाइम टेबल है इस चैनल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट किया करो, एंड बाकी का टाइम आप किसे दिया करो, अपनी सेल्फ स्टडी में दिया करो। टेलीग्राम पर आपको सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो टेलीग्राम चैनल बच्चों हमारा इसी नाम से अनअकैडमी नीट, livedaily.me/chat पे जाइए, ब्राउजर में डालिए एंड ज्वाइन दिस चैनल, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो फेस्टिवल सीजन इज नाउ ओवर, अब हमें और थोड़ी सीरियसनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। सो फॉलो दिस चैनल and for all the PDFs what you have to do, you have to go to this link livedaily.me/neet। यहाँ पर जाकर आप सारी PDF ले सकते हैं, या फिर आप सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन में बच्चों डिफरेंस है। आप सोचते हैं कि YouTube पे भी तो मैम पढ़ा रही हैं, क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है। YouTube पे एक टीचर हजारों बच्चों को पढ़ाता है, क्या आप मेरे तक डाउट्स पूछ पाते हैं? मैं सबके डाउट्स नहीं देख पाती, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। और प्लस में बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, यस प्रॉपर बैचेस बनते हैं वहाँ पर। हमारा क्लास 11th का भी बैच है, 12th का भी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच दे आर लिमिटेड। सारी की सारी क्लासेस क्या होती है, लाइव होती हैं, जिसमें आप अपने एजुकेटर, अपने टीचर से क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। देयर आर लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड बच्चों, जो आपको आपकी पोजीशन बताता है। यू नो क्लास में आपको पता तो होना चाहिए कहाँ स्टैंड करते हो, कैसे पता करोगे? पोल्स के द्वारा। पोल्स में बच्चों आपका ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनता है, दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। टेस्ट का एनालिसिस होगा, फिजिक्स में ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो, बायोलॉजी में ही अच्छा करते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, अकेली बायो से कुछ नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यस आप जानते हैं कि ऑनलाइन में बच्चों एक कंसर्न होता है पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, कि डाउट कैसे पूछेंगे जाकर। पढ़ाई तो चलो कर ले रहे हैं, डाउट्स कैसे पूछेंगे? डाउट्स के लिए वी हैव डेवलप्ड दिस लाइव सेशंस। हर 3 क्लास के बाद बच्चों अनअकैडमी हर 3 क्लास के बाद मैंडेटरी क्या रखता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, ताकि जो उन 3 क्लासेस में आपने जो भी पढ़ाई की है, आपने प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, उनके डाउट्स आप वहीं के वहीं सॉल्व कर ले। बैगेज इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सामान लेकर नहीं जाना है, लगेज नहीं होना चाहिए। Every concept should be crystal clear. तो after every 3 sessions there is doubt clearing session, because Unacademy knows कि एक doubts ही हैं जो बच्चे को पार कर सकते हैं या फिर आर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर हमारे बैचेस हैं। देखो मैम का क्लास 11th का बैच भी चल रहा है, क्लास 12th बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन, ड्रॉपर्स बैच भी मिल जाएगा। और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एनी बैच, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। एक सब्सक्रिप्शन गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम। अब आपके पास सारे बैचेस ओपन है, सारे टीचर्स को आप देख सकते हो। अभी आप पर है बच्चों, यस आप पर है कि आप किससे कितना पढ़ना चाहते हो। तो सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में जाइए, ऐप में जाने के बाद क्लिक ऑन प्लस एंड देन नीट यूजी एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे आएंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज आएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। कौन सा अच्छा है? जिसमें सारा सिलेबस हो जाए, जिसमें प्रैक्टिस भी हो जाए, डाउट्स भी सॉल्व कर लें। टाइम लगेगा ना, 2 साल का सिलेबस है। सो बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन से हैं? 1 ईयर और 2 ईयर। 1 ईयर बच्चों उनके लिए जिन्होंने अगले साल नीट देना है 2021 वाले, 2 ईयर उनके लिए जिन्होंने 2022 2023 वाला नीट देना है। पर मंथ कॉस्ट देखोगे तो सबसे कम कॉस्ट आपको किसकी मिलेगी? इन्हीं की मिलेगी, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम। तो एक वाइज डिसीजन क्या कहता है कि कम अमाउंट में जब हमें ज़्यादा बेनिफिट हो तो वही करना चाहिए, है ना। ये कॉस्ट और कम हो सकती है इफ़ यू विल यूज़ दिस कोड सीपलाइव। और ये कोड यूज़ करने से मेरे अलावा जितने भी टीचर्स हैं, यस सारे सब्जेक्ट्स के सबका सेशन दिखाई देगा, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद कि इससे सिर्फ मैं ही दिखूंगी, एवरीवन वुड बी विजिबल। इट्स द कोड फॉर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, नॉट फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। और ये कोड यूज़ करने से क्या होगा, आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन द total amount and subscription will cost this much, right?
एंड वी हैव वन मोर सब्सक्रिप्शन आईकॉनिक, जिसमें बच्चों सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल पर्सनलाइज कोच आपको असाइन किया जाएगा हु विल स्टे विद यू फॉर द होल टाइम। यस, आपके पूरे 2 साल या 1 साल जितने का भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने टाइम आपके साथ पर्सनलाइज कोच रहेगा। वो आपके टेस्ट को एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई होती जाएगी, आपके लिए स्टडी प्लानर बनेगा, वर्कशॉप्स अरेंज कराई जाएंगी और आपकी ग्रोथ को एक स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि जहां भी कहीं भी थोड़ा सा कम हो रहा है वहीं पर आपकी स्ट्रैटेजी चेंज एंड उस आपकी वीकनेस पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करी जाएगी। तो 1 स्टूडेंट विल गेट 1 पर्सनलाइज कोच। देखो, एक टीचर क्या करता है, क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता है, हर एक को तो नहीं जज कर सकते हम कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, हर बच्चे के एरियाज, वीक एरियाज अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, बट आइकॉनिक में 1 कोच for 1 student, तो आप इमेजिन करिए द काइंड ऑफ अटेंशन दैट यू आर गोइंग टू हैव। yes, so iconic में भी मैम इज अवेलेबल, you can use this code CPLIFE, जिससे क्या होगा 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच। ठीक है, मैंने आपको बताया पर्सनलाइज कोच के साथ यू विल गेट अ डिटेल टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंदर आप पूरे 2 साल या 1 साल काम करेंगे, स्टडी प्लानर एंड नीट यूजी वर्कशॉप्स। और क्या चाहिए होता है, यही तो दिक्कत है कि हमें कोई बताने वाला आ जाए कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है। इसी के लिए तो आप 50 स्ट्रैटेजी देखते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं। जब आपके लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी वाला मिल जाएगा तो आपको किसी की स्ट्रैटेजी देख के ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की स्ट्रैटेजी आप पर काम नहीं करेगी। आप एक इंडिविजुअल हैं, अलग हैं बाकी के लोगों से। ठीक है, और आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक द सेशन। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बिल्कुल बगल में कौन सा बटन है, बेल आइकॉन, सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली आती जाए और आप इस अमेजिंग सी टीम का एक भी सेशन मिस ना करें। दीज आर आवर अदर चैनल्स ऑफ अनअकैडमी, डू फॉलो देम एज वेल एंड आई विल सी यू टुमारो। कल हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। उन्हीं में से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और आपके लिए जो होमवर्क है 2 क्वेश्चन 1 and 2, उसका आंसर आई विल चेक इन द कमेंट सेक्शन। एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।